आज हम पढ़ने जा रहे हैं इंटेलेक्चुअली डिसेबल्ड चाइल्ड के बारे में, जो कि होता है मेंटली डिसेबल्ड होता है, मतलब कि वो पढ़ नहीं सकता है। उसका आईक्यू कितना होगा वो हम यहाँ पे जानेंगे, क्योंकि आईक्यू जो टेस्ट होते थे वो बायस्ड होते थे, अमेरिकन इसको यूज़ करते थे, और इसी के बेसिस पे हम ये डिसाइड करते हैं कि कौन मेंटली रिटार्डेड है। तो मेंटल से ही रिलेटेड है, जो कि आपका ब्रेन वर्क करना बंद कर देता है। मतलब आपके जो दिमाग है ना, जो दिमाग है आपका, उनमें न्यूरॉन्स जो होते हैं, न्यूरॉन्स, ठीक है, नर्वस सिस्टम पूरा सिस्टम होता है, उसमें एक छोटा सा पार्ट है नर्व्स, जो दिमाग की ब्रेन्स की अच्छे से वर्क नहीं कर रहे होते। ड्यू टू ये हो सकता है कि जब माँ प्रेग्नेंट होती है उसके दौरान होते हैं, उसके पहले के, जब वो ड्रग्स यूज़ करती है, तो बहुत सारे सिम्टम्स होते हैं जिसकी वजह से ये मेंटली रिटार्डेड हो जाते हैं बच्चे। तो इनको जब ये हो जाते हैं तो फिर इनको कैसे क्योर करना है, कैसे इनको एजुकेशन देनी है, वो सब चीज़ें हम यहाँ पे सीखते हैं। अब हम बढ़ते हैं आगे इसकी क्लासिफिकेशन। तो गाइज, क्लासिफिकेशन मतलब किस तरह से हम बांटेंगे कि जो इंटेलेक्चुअली चाइल्ड है वो कौन कौन सी कैटेगरीज में आएगा। तो कैटेगरीज यहाँ पे माइल्ड, मॉडरेट और सीवियर और प्रोफाउंड होते हैं, ये मेजर हैं। माइल्ड जो होते हैं, हम सबको पता है कि आईक्यू, जो नॉर्मल चाइल्ड का आईक्यू होता है वो 100 से लेके 105 के बीच में होता है, इसके नीचे भी हो सकता है। जो मेंटली डिसेबल्ड चाइल्ड होते हैं वो माइल्ड में आते हैं, मतलब कि आपका जब आईक्यू 80 से नीचे होगा, मतलब 70 के इर्द गिर्द होगा, तो आप माइल्ड कहलाते हो। ये कब पता चलता है? जब आप डायग्नोस करते हो, आप बाकायदा आईक्यू टेस्ट करवाते हो, डायग्नोस, इस मेंटल रिटार्डेशन को डायग्नोस करवाया जाता है, जिसकी वजह से हमें पता चलता है कि हम माइल्ड हैं या मॉडरेट हैं या सीवियर हैं या प्रोफाउंड है। इसको पढ़ने के लिए सबसे पहले हमें ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बनाने के लिए हमें ये समझना होगा कि जो नॉर्मल चाइल्ड है, जैसे कि हम लोग हैं, कुछ होते गिफ्टेड, बिल्कुल ही मतलब अपर लेवल की, उनकी जो आईक्यू होता है वो बिल्कुल ऊपर चला जाता है। हम क्यों इसको लेबल करते हैं कि जो आईक्यू है उसके हिसाब से हम अपने बच्चे का पता लगाते हैं कि वो इंटेलेक्चुअली डिसेबल्ड है, माइल्ड है, मॉडरेट है, सीवियर है, प्रोफाउंड है। तो ये सब एक आईक्यू टेस्ट की वजह से पता चलता है। बहुत सारे टेस्ट होते हैं जिसकी वजह से हमें बहुत सारी चीज़ों का पता चलता है कि बच्चा डिसेबल्ड है। जब वो स्कूल में जाता है, जहाँ वो डिले काम करता है, जहाँ उसको करने नहीं आ रहा है, अपनी एज के हिसाब से वर्क नहीं करता है, तो फिर हमें लगता है कि इसमें कुछ कमी है। जो कि नॉर्मल बच्चे, जैसे 5 महीने का बच्चा बैठ सकता है, तो वो लेट बैठना शुरू करेंगे 1 साल बाद, तो डिले है उनका काम बहुत, 2 साल 3 साल वो पीछे ही रहेंगे। तो इसमें ये डिफरेंस है। माइल्ड हो गया मतलब कि जिनको हम एजुकेशन दे सकते हैं, एकेडमिकली हम उसको पढ़ा सकते हैं, वो भी 8th तक, उससे ज़्यादा नहीं। मॉडरेट हो गए जो ट्रेनेबल हैं, ट्रेंड किया जाएगा उनको, वो भी एजुकेशन नहीं ले सकता बट ट्रेन किया जा सकता है उनके डेली लाइफ्स के लिए, ऑक्यूपेशन के लिए, कोई भी स्किल स्पेसिफिक सीख सकते हैं। सीवियर तो बिल्कुल ही पढ़ाई नहीं कर सकते, वो अपना लाइफ को ही जी लें, दैट इज़ मच बेटर देन दैट। और प्रोफाउंड तो बिल्कुल ही डिपेंडेंट होते हैं पेरेंट्स के ऊपर, टीचर्स के ऊपर या स्पेशल एजुकेटर के ऊपर। तो सबसे हम धीरे धीरे हम समझेंगे, इसको अंडरस्टैंड करेंगे, तो हम सबको पता चलेगा कि किस तरह से ये लेवल होते हैं बच्चे के मेंटल डिसेबल के। तो इंटेलेक्चुअल का मतलब ही यही है कि मंदबुद्धि एक अच्छा शब्द नहीं है, या मेंटल रिटार्डेशन एक शब्द नहीं है, बट इससे हमें इजीली पता चल जाता है कि मेंटल मतलब दिमागी तौर से वो, उसका आईक्यू जो है वो कम है। जब 70 से ऊपर चला जाएगा तो मतलब वो नॉर्मल चाइल्ड है, उसको क्योर किया जा सकता है, उसको ट्रेनिंग सुपरवाइज करके उसको पढ़ाया जा सकता है। बट जो 70 से नीचे हैं उसमें क्या कमियां हैं वो आज हम इसमें देखने वाले हैं। तो कहते हैं कि ये बच्चे जो होते हैं वो डिले करते हैं, बहुत सारी चीज़ों में डिले होता है उनका। मेंटली रिटार्डेशन कहते हैं आईक्यू कम होता है, अडेप्ट नहीं कर पाते हैं, कोई भी चीज़ अगर उनको सिखाई जाए तो वो इजीली अडेप्ट नहीं कर पाते। 70 से बिलो वाले जो होते हैं वो मेंटली रिटार्डेड कहलाते हैं। फ्रेंड्स, 5 साल का बच्चा कैसे वर्क कर रहा है हम पता लगाते हैं कि 5 साल का बच्चा है तो उसमें क्या क्या बदलाव हो रहे हैं। वो अपनी टाइम के हिसाब से उसको रिएक्ट करता है,
15 साल तक आते आते बुद्धि पूरी तरीके से काम करना शुरू हो जाती है। टाइम से नहीं हो रहा तो उसको डिलेड कहते हैं। जब टाइम से कोई चीज़ आपको रिस्पॉन्ड नहीं हो रही है, बच्चा अगर 1 साल के अंदर बोलना शुरू नहीं कर रहा है, इसका मतलब उसमें कुछ कमी है। तो रीज़न क्या हो सकते हैं, हेरिडिटी कॉजेज़ क्या हो सकते हैं, क्या ऐसे कारण हैं जिसकी वजह से ये हो जाता है। तो कॉजेज़ तो सबसे पहला तो यही होता है जेनेटिक्स। जेनेटिक्स मतलब हेरिडिटी रिस्पॉन्सिबल होती है। मेजर अगर देखा जाए तो हेरिडिटी की वजह से माँ का ड्रग्स लेना, टॉक्सिक होना, या प्रेगनेंसी के दौरान क्या हो जाता है कि सी सेक्शन वाली स्थिति आ जाती है, 37 वीक से पहले हो जाता है। इसकी वजह से यहाँ ऑक्सीजन अच्छी नहीं मिल पाती है उस टाइम पे, बर्थ के टाइम पे। तो ये काफ़ी जेनेटिक है, जेनेटिक की वजह से ये चीज़ें देखने को मिलती है। हम यहाँ देख ही लेते हैं, है ना। अब क्लासिफिकेशन हम देख लेते हैं। रीज़न यही हो गए, कारण आप समझ रहे हैं ना कि क्या एक्सीडेंट हो गया माँ का, है ना। जब वो प्रेग्नेंट थी वो एक्सीडेंट हो गया, तब भी बच्चे के दिमाग पे असर पड़ता है। डिलीवरी के टाइम डिलीवरी अच्छी नहीं हो पाती, ऑक्सीजन लेस होती है, बच्चे को बुखार हो जाना, है ना, हेडेक होता है, तो भी ये सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। बुद्धि नेचुरल है, उम्र के साथ बढ़ पाती है। देखिए बुद्धि अगर आपका जो IQ है वो अगर आपका 100 है तो वो फिक्स्ड रहता है, वो कभी भी चेंजेस नहीं हो सकते, ना ही पिल्स के दौरान और ना ही उसमें कुछ एक्टिविटीज़ करके भी नहीं हो पाता है। तो IQ जो है वो फिक्स्ड है। स्टिमुलेशन की वजह से हम कोई चीज़ें सीख पाते हैं, पर हमारा IQ सेम ही रहता है, उसमें कोई डिफरेंस नहीं होता। हाँ, हम कहते हैं रीइंफोर्स करके, एक्सपीरियंस देके अपने बच्चे को बहुत सारी चीज़ें सीख सकता है, वो अलग बात है। दूसरा लेकिन बढ़ नहीं सकती, ये कभी भी बढ़ती नहीं है। दूसरा आगे लक्षण, क्या ऐसे कारण, लक्षण क्या होते हैं, मतलब कैसे पता चलता है कि ये बच्चे को प्रॉब्लम है ना। पेरेंट्स को बचपन से ही पता चल जाता है, जैसे कि वो एक्टिविटी अच्छे से नहीं कर पाता, कि टाइमली उठना बैठना, क्रॉलिंग करना, चलना फिरना, बोलना, मम्मा बोलना, ये सब चीज़ें वो नहीं कर पाता टाइम से। स्पीच में डिसऑर्डर आ जाते हैं, है ना, स्पीच में डिसऑर्डर। अपनी जैसे टॉयलेट ट्रेनिंग दी जाती है कुछ टाइम में, तो वो भी नहीं कर पाना, सोशल एडजस्ट नहीं कर पाना, कोई आ गया घर पे तो पीछे पीछे से छुपना, तो ये बच्चे के अंदर होता है, ये बड़े होके भी होता है। सहायता मिल सकती है अगर स्पेशल एजुकेटर की, वोकेशनल ट्रेनिंग की, ऑक्यूपेशन की, तो बच्चा उसमें बदलाव या वो अपना जीवन यापन कर सकता है। इंटेलेक्चुअली लेवल 90 से 100 ये जनरल एवरेज होता है। 90 से जो नीचे होता है वो माइल्ड कहलाते हैं। माइल्ड जो होते हैं वो एजुकेबल होते हैं, मतलब कि उनको पढ़ा सकते हैं। ये देखिए माइंड जो होते हैं वो 80% जो लोग होते हैं वो माइल्ड में आते हैं, और जो कम होते हैं ना, इससे 80 से बहुत कम हो जाता है, 10% ही मॉडरेट होते हैं, सीवियर होते हैं, और ये तो बिल्कुल कम होते हैं। तो जो माइल्ड होते हैं ना, माइल्ड को हम पढ़ा सकते हैं, एजुकेशन दे सकते हैं उनको, और कुछ सुपरविज़न की ज़रूरत होती है ना। ये स्कूल जो नॉर्मल स्कूल होता है ना बच्चों का, वहाँ पे पढ़ाया जा सकता है, सिर्फ थोड़ा सा एक स्पेशल एजुकेटर की मदद से, उनका थोड़ा सिलेबस कम करके, करिकुलम कम करके उसको पढ़ाया जा सकता है। ये माइल्ड रिटार्डेशन कहलाता है। माइल्ड रिटार्डेशन में ऑक्यूपेशन स्किल सीख सकता है बच्चा, पढ़ सकता है। ज़्यादा इंपॉर्टेंस में क्या है, एकेडमिक उसकी हो सकती है, वो अपना जैसे रीडिंग करना, राइटिंग करना, 6 से लेके 8 तक के बच्चे 8 तक पढ़ सकता है, ये माइल्ड रिटार्डेशन कहलाता है। कि आप इस चार्ट में देख सकते हैं, तो माइल्ड हो गया 6 to 8 तक बच्चे पढ़ सकते हैं। जो मॉडरेट होते हैं वो 1 से 3 क्लास तक ही पढ़ सकते हैं। जो सीवियर होते हैं वो पढ़ ही नहीं सकते, और ये तो बिल्कुल भी नहीं। ये अपने छोटे मोटे काम जो होते हैं, जैसे कंघा करना, सफाई करना, अपनी शरीर का ध्यान रखना, वो भी नहीं कर पाते, डिपेंडेंट होते हैं बिल्कुल। ये जो होते हैं अपना, चलो थोड़ा ट्रेन करके ना, इनको सुपरवाइज करके छोटी छोटी स्किल सिखा सकते हैं, है ना। बट ये जो होते हैं ना मॉडरेट, इनको ट्रेन किया जा सकता है। ट्रेन मतलब कि कुछ ऐसी चीज़ें जो कि कुछ अपनी स्पेसिफिक स्किल सीख सकते हैं, जो कि उनकी लाइफ में काम आएगी,
ये जो होते हैं ना वो एजुकेबल होते हैं, एजुकेबल, इनको हम पढ़ा सकते हैं माइल्ड को। इनको हम ट्रेनिंग देके कुछ चीज़ें सिखा देते हैं, वो भी एक स्पेसिफिक चीज़ सिखाते हैं ताकि उसकी लाइफ में वो प्रोफेशनली भी वर्क करे और वो अपना जीवन यापन कर सके। और सीवियर जो होते हैं वो तो बिल्कुल सुपरवाइज करके उनको अपनी डेली मर्रा की जो ज़िंदगी होती है उसको करने में सक्षम होती है। और तीसरा आता है प्रोफाउंड। प्रोफाउंड जो होते हैं वो बिल्कुल डिपेंडेंट होते हैं, वो किसी का मतलब वो अपना बचाव करने के लिए भी उनको किसी की मदद की ज़रूरत होती है, लाइफ सपोर्ट की ज़रूरत होती है। ये सुपरवाइज करते हैं, इसको ट्रेन किया जा सकता है और इसको एजुकेबल है। ये 4 कैटेगरीज में आ गए। कहते हैं जो 70 से नीचे जिनका IQ होता है वो माइल्ड होते हैं, 50 से जिसका नीचे होता है वो मॉडरेट होते हैं, और जिसका 30 होता है, 30 मतलब 30 से नीचे, तो उसको सीवियर कहते हैं। प्रोफाउंड तो बिल्कुल ही 3 साल का बच्चा जो होता है वो बता देता है कि इसको जेनेटिकली प्रॉब्लम है। 3 से 6 वाला इसके एज ग्रुप का होता है, 3 से 6 वाला है ना, और 6 से 9 वाला इसमें, और 9 से 12 एज की माइल्ड में। माइल्ड को हम बिहेवियर से या स्टिमुली दे के हम उसको इंडिपेंडेंट कर सकते हैं, अपना काम खुद कर सकेगा। इसमें हम सुपरवाइज करके थोड़ा इसको मेहनत करवा के या स्पेशल एजुकेशन दे के या स्पेशल स्कूल में जाने की हम इसको हेल्प करेंगे मॉडरेट को। ये नॉर्मल स्कूल में भी हो सकता है, इंक्लूसिव स्कूल जिसमें हम कहते हैं कि नॉर्मल बच्चों के साथ पढ़ा के इनका करिकुलम कम करके और इनको नॉर्मल बच्चों के साथ पढ़ाया जा सकता है। बट इसको नहीं, इसको एक स्पेशल स्कूल ही मिलेगा, वहाँ पे मेन स्ट्रीम में नहीं जा सकता ये। और इनको क्या सिखाया जाता है, जैसे शॉप में कैसे काम कर सकते हैं, लिविंग स्किल सिखाई जाती है वहाँ पे, और सिलाई कढ़ाई, जो भी एक स्पेसिफिक स्किल सिखाई जाती है जो कि उनकी लाइफ के लिए अच्छी रहेगी। और सीवियर जो होते हैं वो बिल्कुल ADL मतलब एक्टिविटी डेली लिविंग, जो डेली लिविंग की जो एक्टिविटीज़ होती है, खाना पीना सोना उठना बैठना चलना, यही सीखते हैं सीवियर वाले। तो जो प्रोफाउंड होते हैं वो बिल्कुल ही डाउन सिंड्रोम ये तो बिल्कुल ही अपना जीवन नहीं कर सकते, तो ये हो गया। तीसरा आ गया कि 18 साल से कम होने चाहिए। ये 18 साल के बाद जो भी हमें होता है, जैसे कि हमें कुछ याद नहीं रहता या हमारी लर्निंग डिसेबिलिटीज आ जाती हैं, तो वो उसमें नहीं आते। हम 18 से नीचे अगर बच्चे के अंदर ये सब चीज़ें नहीं हो पा रही हैं, अपना माइलस्टोन नहीं फॉलो कर पा रहा है, तो फिर ये प्रॉब्लम होती है। सीवियर हर किलो इनके बाद एक माइल आता है ना, माइलस्टोन आता, तो ये बताता है कि इस समय ये वाला वो आ गया, मोड़ आ गया, तो माइलस्टोन वो बताता है। बच्चे का भी एक माइलस्टोन होता है कि इस एज में वो इतना करेगा, ये करेगा, ऐसी एक्टिविटीज़ कर पाएगा, उसका इतना इंटेलेक्चुअल डेवलप होगा। और जो बच्चा होता है 18 साल की उम्र तक आते आते उसका दिमाग, न्यूरॉन्स डेवलप हो जाते हैं, विकसित हो जाते हैं। तो उसके अंदर अंदर अगर ये वो नहीं कर पा रहा, तो हमें इसका एक स्पेशल एजुकेशन के माध्यम से या बहुत सारी चीज़ें हैं जो इसकी कर सकते हैं। IQ नहीं बढ़ता है, स्कूल में बच्चा एकेडमिकली एडजस्ट नहीं कर पाता, ठीक है ना। सीवियर के बारे में बताया गया। और ये जो मॉडरेट और सीवियर होते हैं उनको वोकेशनल गाइडेंस मिलती है, स्पेशल एजुकेशन दी जाती है, रिमेडियल ट्रीटमेंट छोटी छोटी चीज़ों के लिए, चम्मच से खाना खाना, फिर साइकिल चलाना, जो ग्रॉस मोटर स्किल्स होती हैं उनके ऊपर वर्क किया जाता है। रीजनिंग की कमी होती है, ये मंदबुद्धियाँ होती हैं, सॉफ्ट स्किल नहीं होती, जैसे कि इमोशंस पता नहीं होते उनको, ये मेरी मम्मी है, ये पापा है। सिम्टम्स यही है कि साइकोलॉजिकल टेस्ट, IQ टेस्ट की वजह से ये पता चल जाते हैं, है ना। ये सब आपने पढ़ा, ठीक है। ऑटिज्म भी इसमें ही आता है। थेरेपिस्ट, बच्चे थेरेपिस्ट की मदद ले सकते हैं, पेरेंट्स की और स्कूल एजुकेटर की। और नॉर्मल स्कूल में इंटीग्रेटेड सेटअप में इनको पढ़ाया जाता है। ये लैंग्वेज को कम पढ़ाएंगे, थोड़ा सब्जेक्ट को कम कर देंगे, तो जाके माइल्ड को ट्रेन किया जा सकता है, या उनको एजुकेबल हम कह रहे हैं। सब्जेक्ट को जो एसोसिएशन होगी सब्जेक्ट की वो कम कर देंगे। आर्ट एंड क्राफ्ट को इनको सिखाया जाएगा, अगर मान लो कि इनका इंटरेस्ट किसी में डेवलप हो रहा है, तो अपनी उम्र से पीछे से चल रहे हैं, क्षमता के हिसाब से ये चलें, पेपर कम बनाया जाए। मतलब कि क्या होता है कि इन बच्चों को क्योंकि ये
पढ़ नहीं पाते हैं एज अ नॉर्मल पर्सन, तो ये इनको ना करिकुलम में थोड़ा सिलेबस दिया जाए। मान लो कि उनमें अगर 5 सब्जेक्ट होते हैं तो इनको 2 ही सब्जेक्ट पढ़ाया जाए, जो कि ये अच्छे से पढ़ पाएँ, एडजस्ट कर पाएँ उनके साथ, और पेपर भी उनका उसी के कैपेबिलिटी के हिसाब से पढ़ाएँ। और 17-18 उम्र में इनको वोकेशन दी जाती है, 20 साल में इनको अपना पुनर्वास करना होता है कि माइल्ड को खड़ा कर सकता है, मतलब कि उनके जो करना चाहते हैं वो कर सकते हैं, मतलब कि अपनी लाइफ को बेटर कर सकते हैं बाय दिस एक्टिविटीज़। तो आपको समझ में आ रहा है कि 18 साल का बच्चा जो उसको वोकेशनल ट्रेनिंग के माध्यम से उसको ट्रेंड किया जाता है एज ए एजुकेटेड ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट होते हैं, जो कि उनको बताते हैं कि कैसे ग्रॉस मोटर स्किल को डेवलप करना है, जैसे कि स्टेयर्स, चढ़ना उठना, अल्टरनेटिव स्टेयर्स, ड्रेसिंग कैसे करनी है, बटन्स कैसे लगाने हैं, जैसे फाइन मोटर स्किल्स होती हैं, जैसे कि छोटे छोटे काम, जैसे राइटिंग करना हाथ से, शू के लेसेस को बांधना, या बटन जो अपने कमीज़ का बटन है उसको कैसे टाई करना है, फिर सेल्फ केयर, होल्ड ग्लास ब्रशेस के साथ, है ना, ये सब चीज़ें। इक्विपमेंट, जैसे कि बास्केटबॉल है तो उसके अंदर बॉल कैसे डालनी है, ये चल के देखना, बॉल को कैच करके देखना, स्ट्रेट लाइन गोइंग, मतलब कि एक लाइन बनी होती है तो उसमें चल के देखते हैं कि वो प्रॉपरली चल पाते। कम्युनिकेशन इम्प्रूवमेंट, मतलब कि उनको बात करने में सहायता करते हैं, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट होते हैं ये, कि उनको थोड़ा छोटी मोटी चीज़ें सिखाते हैं। ये सीवियर के लिए। फंक्शनली थेरेपिस्ट जो फंक्शंस पे काम करते हैं, जैसे कि स्पेशल एजुकेटर के द्वारा पढ़ाया जा सकता है, सिलेबस कम दिया जाए, वही सेम चीज़ें। देखिए स्पीच थेरेपिस्ट होते हैं जो कि मान लो कुछ बच्चे होते हैं बोल नहीं पाते हैं अच्छे से ढंग से ना, तो उनको टंग एक्सरसाइज, फेस मसाज, लिप की एक्सरसाइज, जॉ ओपन, ब्लोइंग, जैसे फूकना सिखाते हैं, मुंह को खोलना, जॉ को खोलना, मिरर थेरेपी, मिरर में देख के वो बोलना सीखते हैं। तो ये सब चीज़ें स्पीच थेरेपिस्ट, मतलब कि उनके अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को सुधारने के लिए वो ये इसका सहारा लेते हैं। नेक्स्ट 4 साल का, जैसे कि एक बंदे ने बताया कि 4 साल का एक बच्चा था जो कि थेरेपिस्ट के पास गया, स्पीच थेरेपिस्ट के पास गया, तो उसने कहा कि कलम को तलम कहता है, खाने को ताना कहता है, तो ये उनके स्पीचिंग डिसऑर्डर थे। शब्द रेडी रिपीट करवाते, टंग को प्रेस करके सिखाते हैं, मतलब कि उनका एक टेक्निक होती है उनको कि जैसे क को नहीं बोल पा रहा है तो वो क्या करेंगे, उनको एक रिपीटेटिव या ड्रिल या प्रैक्टिस करवाएंगे किसी भी शब्दों की, रिपीट, और इससे क्या होगा कि वो बोलना सीखेगा। कि जैसे कि जीभ की एक्सरसाइज, टंग को बाहर निकाल के बोलना, लिप को ऐसे फोल्ड करके बोलना, तो क्या हुआ कि वो 4 साल का बच्चा ऐसे बोलता था। तो फिर उसको इस स्पीच थेरेपिस्ट ने मतलब ये हेल्प करी होगी, तो उसकी वजह से क्या हुआ, वो तलम को कलम बोलना सीख गया, है ना। इस तरह से शब्द को रेडी किया जाता है उसमें, और रिपीटेटिव में वो दोहराते हैं, इससे उनकी ये सुधरती है। तो जैसे कि 6 साल का बच्चा था, एक और केस स्टडी है जिसमें कि जैसे कि बोलते बोलते वो रुक जाते हैं, बोलते रुक जाना, जैसे कि मेरे साथ मम्मा आई है, जैसे कि मैंने बोला मेरे साथ मम्मा आई है, तो मैंने एक ही सांस में बोल दिया, तो वो क्या बोलते बच्चे, क्या जहाँ तो एक ही साथ में बोल देंगे, और जहाँ तो मेरे साथ मम्मा आई है, मतलब कि बीच में गैप होता है उनके बोलने का। तो इसकी वजह से क्या होता है कि ये भी एक स्पीच डिसऑर्डर हो जाता है, ये भी उसमें ही आता है। तो ये सभी चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी। काफ़ी रीइंफोर्समेंट से ज़्यादा चीज़ें सिखाई जा सकती हैं, स्टिमुलस जिसे कहते हैं हम। बट मेंटल पावर या न्यूरॉन बच्चे के एक्टिव रखते हैं और प्रोफेशनल अच्छा कर सकते हैं। ये आपको समझ में नहीं आया होगा, मैं बताती हूँ इसमें क्या है कि जैसे दिमाग है, हमारा दिमाग है, जैसे ये दिमाग है हमारा, जैसे ये हमारा दिमाग है, ठीक है। इसमें होते हैं नाड़े, न्यूरॉन्स,
न्यूरॉन्स होते हैं जो कि एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं, क्या होता है कि कभी कभी ये न्यूरॉन्स नहीं कनेक्ट हो पाते, ये ऐसे ही फैलते रह जाते हैं। तो क्या होता है कि बच्चा ये जो न्यूरॉन्स नहीं मिल पाए, जहाँ एक्टिविटी करवा के, कोई भी ऐसी ब्रेन एक्टिविटी होती है जो करवा के क्या होता है कि इनके जो न्यूरॉन्स होते हैं वो वर्क करना शुरू हो जाते हैं। तो कुछ एक्टिविटीज़ जिस पे ध्यान ही नहीं दिया टीचर ने, तो वो रिमेन वैसे ही रह जाते हैं, जैसे थे वैसे ही रहेंगे। तो क्या होता है कि इससे उनकी ये न्यूरॉन्स बंद ही रहते हैं, है ना। इसीलिए कहते हैं कि इनकी दिमाग के न्यूरॉन्स पे वर्क करना चाहिए, सो दैट कि बच्चा की विकसित हो पाए उसका दिमाग। खाने से कुछ नहीं होता, कोई भी खाने वाली चीज़ जो है वो आपकी न्यूरॉन्स को वो नहीं करती। हाँ, कुछ खाने की वजह से भी इसके न्यूरॉन्स पर फर्क पड़ सकता है, बट मैक्सिमम होता है ड्रिल। आपके दिमाग में ड्रिलिंग दी जाए, ज़्यादा चीज़ें सिखाई जाएँ जिससे ये वजह से आपकी जो हर न्यूरॉन्स अच्छे से वर्क करे। बट इसमें बहुत काफ़ी रिलेटेबल है मेंटल डिसेबिलिटी इससे। सो आई होप यू विल फाइंड सम इंटरेस्टिंग इन दिस। और भी अगर हमने बात करें इसमें, जैसे कि प्री नेटल स्टेज है कि डाउन सिंड्रोम होते हैं, टर्नर सिंड्रोम होते हैं, जिसमें जैसे एक्स्ट्रा क्रोमोसोम का होना डाउन सिंड्रोम कहलाता है, कि इस तरह से उनके बच्चों की शक्लें होती हैं, जैसे कि फर्स्ट फिंगर, स्मॉल ईयर्स, लार्ज टंग, ब्रॉड नेक, फ्लैट नोज। तो इस तरह से ये चीज़ें हैं जो कि टर्नर डाउन सिंड्रोम में आती हैं। आपको ये भी बताना चाहिए कि आफ्टर डिलीवरी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। डायग्नोस कैसे कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कैसे कर सकते हैं कि ये बच्चा इंटेलेक्चुअली रिटार्डेड है। तो हिस्ट्री पता करके, उनका फिजिकल एग्ज़ाम दे के, न्यूरोलॉजिकली उसको चेक करके, न्यूरॉन्स उसके चेक करके, ब्लड यूरिन का टेस्ट करके, या बायोकेमिकल या सीटी स्कैन, या ये सब चीज़ें जो है डायग्नोस करने के लिए हैं, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। हमने अभी बात की कि जो माइल्ड होते हैं वो एजुकेबल होते हैं, जो मॉडरेट होते हैं वो ट्रेनेबल होते हैं, और जो कस्टोडियल जो सीवियर और प्रोफाउंड होते हैं वो कस्टोडियल होते हैं। एजुकेशन प्रोग्राम्स क्या क्या होने चाहिए, तो एजुकेशन प्रोग्राम्स सिर्फ ट्रेनेबल है, जो जिनको ट्रेन किए जा सकते हैं। दूसरा जो एजुकेशनली जिनको ट्रेन किया जा सकता है, जैसे कि रीडिंग राइटिंग कर सकते हैं। ट्रीटमेंट क्या हो सकता है ना। ट्रीटमेंट यही है कि बिहेवियर थेरेपी दी जाए, बार बार वही चीज़ सेम सिखाई जाए, इन्वायरमेंटल सुपरवाइज किया जाए कि इन्वायरमेंट में कैसे रहना है, खाना पीना खाना, लाइफ स्किल्स सिखाई जाती हैं। फैमिली थेरेपी, पेरेंट्स का साथ होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पेरेंट्स ही उसको स्टेबल कर पाएंगे। वोकेशनल ट्रेनिंग दी जाए, स्पेशल एजुकेटर उसके साथ हो। प्रिवेंशन, प्री कंसेप्शन, ये सभी। प्री कंसेप्शन मतलब कि आपको समझ में आता होगा। बैकवर्ड हो गया कि दो प्रकार के बैकवर्ड होते हैं, ठीक है। बैकवर्ड होते हैं जो कि एक जनरल होता है, एक स्पेसिफिक होता है। जनरल वो हो गया कि जो बच्चा हर एक सब्जेक्ट में क्या है, वीक है। और दूसरा हो गया कि जो एक दो सब्जेक्ट में वीक है। तो एक दो सब्जेक्ट को स्पेशल एजुकेटर होगा तो वो उसको अच्छे से रिनो करेगा, पर जो जनरल है उसको एक स्पेशल एजुकेशन स्कूल में ही भेजा जाएगा, सो दैट कि वो सीखे। जो स्पेसिफिक है वो नॉर्मल स्कूल में भी सीख सकता है, क्योंकि उसकी दो ही स्पेसिफिक डिसऑर्डर्स हैं, कि दो ही सब्जेक्ट उसको नहीं आ रहे। तो स्पेसिफिक जो है वो जनरल सेटअप में हो सकता है, ठीक है। और जो समझ गए होंगे आप, आई थिंक। तो ये बैकवर्डनेस कहाँ से आती है, बैकवर्डनेस क्यों होती है, क्या कॉजेज हैं। यहाँ पे कोई हेरिडिटी नहीं है। हाँ, फिजिकल डिफेक्ट्स हो सकते हैं, जैसे कि आपको स्पीच डिसऑर्डर्स, हियरिंग डिसऑर्डर्स, हैंड डिसऑर्डर्स, जैसे कि ब्रॉन्चिट्स होते हैं, जैसे टॉन्सिल्स में गड़बड़, डाइजेस्टिव डिसऑर्डर होते हैं, ग्लैंडुलर एफ्लिक्शन होता है, हेडेक, मेंटल फेटिग, और ये मल न्यूट्रिशन, ट्यूबरक्लोसिस, ये सभी प्रॉब्लम्स की वजह से क्या होता है, बैकवर्डनेस हो जाती है बच्चे के अंदर। दूसरा होता है कि पुअर इंटेलेक्चुअली एबिलिटी, लोअर इंटेलिजेंस। अगर बच्चा 70 से नीचे है तो फिर उसको पढ़ाई में, अभी हम पढ़ के आए हैं कि ये भी बैकवर्डनेस का कारण है। सोशल कॉजेज,
बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मतलब कि गरीब घर का है, अच्छे से इन्वायरमेंट कॉजेज हैं, जैसे कि कंडीशन अच्छी नहीं है, सैनिटेशन नहीं है, हाइजीन नहीं है, ओवर क्राउडेड एरिया में रह रहे हैं, अनपढ़ गवारों के बीच में पढ़ रहे हैं, तो बच्चा काफ़ी उसका कॉजेज हो सकते हैं, बच्चे बैकवर्ड होने के हो सकते हैं। होम इन्वायरमेंट मतलब कि जैसे कुछ घर में लड़ाइयाँ झगड़े होते रहते हैं प्रॉपर्टी को लेकर, पेरेंट्स का आपस में झगड़ा है जो बच्चे के ऊपर काफ़ी इम्पैक्ट पड़ता है। ब्रोकन फैमिलीज होती हैं, जैसे कि डाइवोर्स चल जाता है, जब मान लो कि माँ का डेथ हो जाता है तो स्टेप फादर या स्टेप मदर आ जाती है, जो कि सिंपैथी नहीं होती है ऐसे बच्चों के साथ, उनको हेल्प नहीं करती, उनको इमोशनली बैक हो जाते हैं। वो क्या होता है कि पेरेंट्स का एक इमोशनली एम्पैथी होना बहुत ज़रूरी है बच्चे के साथ, जो कि वो अपना जैसे स्ट्रिक्ट बिहेवियर हो पेरेंट्स का, तो भी कहीं ना कोई बच्चा डरा सहमा रहता है, खुल नहीं पाता है चीज़ों में। और भी इमोशनल कॉजेज़ काफ़ी हो सकते हैं, जैसे कि पेरेंट्स का अनहेल्दी बिहेवियर, और ये सब काफ़ी पेरेंट्स से रिलेटेड है। कुछ खुद से भी उनके डिसऑर्डर्स होते हैं, जैसे कि जिद्दी का होना, नर्वसनेस होती है, कोई भी चीज़, ये जेनेटिकल भी हो सकता है, एंजाइटी, एग्रेसिवनेस, रेस्टलेसनेस, ये सब चीज़ें इमोशनल में आ जाते हैं। स्कूल कॉजेज मतलब कि टीचर जो होते हैं अनट्रेन टीचर होते हैं, पहली बात ये होते हैं कि उनको पढ़ाने नहीं आता, डील करने नहीं आता, हार्श होते हैं ऐसे बच्चों के, तुम्हें नहीं आता, तुम्हें, मतलब उनको ऐसे टॉर्चर करते हैं बच्चे को कि उसको नहीं आता, तो उसकी जगह पे रह कर देखो ना, अगर आप उसकी जगह होते तो कैसे आप मैनेज करते, आपको कैसा लगता। तो ऐसा टीचर सोच ही नहीं पाता, क्योंकि उनको ट्रेनिंग वैसे नहीं दी होती, और हार्श एटीट्यूड होता है टीचर का, प्योर गाइडेंस उनको नहीं मिलती, लैक ऑफ पर्सनल गाइडेंस टीचर को होती है, डिफेक्टिव टाइम टेबल होता है। मान लो कि बच्चा अगर नहीं पढ़ पा रहा है, तो शुरुआती पीरियड्स उनके थोड़े पढ़ने वाले रखो, लास्ट वाले थोड़े एक्टिविटी बेस्ड रखो, ये तो फिर बुद्धि होगी जिसकी, तो वो ही ना कर पाएगा। और ये सभी चीज़ें, स्कूल का अच्छा सपोर्ट ना होना, जिसकी वजह से क्या होता है, बच्चे बैकवर्ड होने के चांसेस होते हैं। अब आइडेंटिफाई कैसे कर सकते हैं कि ये बच्चे बैकवर्ड हैं, जैसे कि फिजिकल टेस्ट, वही सेम कि टेस्ट की वजह से ये बच्चा पता चल जाता है, सामने आ जाता है, जैसे मेडिकल एग्जामिनेशन हो गया, फिजिकल टेस्ट होता है, इंटेलिजेंस टेस्ट, IQ टेस्ट होता है, साइकोलॉजिकल टेस्ट होता है, दिमागी टेस्ट होता है, दूसरा अचीवमेंट टेस्ट होता है, सिचुएशनल अप्रोच, डायग्नोसिस अप्रोच, केस स्टडी पता क्या होती है कि मतलब उस बच्चे की हिस्ट्री क्या है, क्या उसकी फैमिली में ऐसा कोई था, माँ कैसा वर्क कर रही थी जब इसके बर्थ हुआ, जब इसने, मतलब उसकी हिस्ट्री पूरी जानी जाती है, उसकी वजह से वो आगे डायग्नोस कर पाते हैं। तो ये सारे आइडेंटिफिकेशन होते हैं, इस वजह से वो पता चलता है कि बच्चा ये बैकवर्ड हो गया है। प्रोविजंस क्या हो सकते हैं, क्या इसमें क्या हेल्प कर सकता है एक टीचर, तो प्रोविजंस काफ़ी ज़्यादा हो सकते हैं, जैसे कि एक तो मेडिकल चेकअप करवाए, रीएडजस्टमेंट एट होम एंड स्कूल, कि स्कूल और होम में रीएडजस्टमेंट करवाई जाए, प्रॉपर स्पेशल स्कूल में उनको प्रोविज़न दिए जाने चाहिए, स्पेशल करिकुलम उनके लिए सेटअप करा जाना है। तो इसके 4 ही प्रोविजंस हैं। तो हेंस वी प्रूव्ड दैट कि बैकवर्ड और इंटेलेक्चुअली चिल्ड्रन, उनको सिंपैथी की ज़्यादा ज़रूरत होती है। हमें यहाँ पे लेबल नहीं करना है कि बच्चा तू मंद बुद्धि है तो चल हट यहाँ से, नहीं, हम वो भी इस समाज के ही बच्चे हैं, हमें उनको साथ लेके चलना है, तभी हम इंक्लूसिव कर रहे हैं उनको, तभी हम उनको कह रहे हैं कि हम एक हैं, वी फीलिंग। आगे कितनी डाइवर्सिटी है हमारे इंडियन में, तो वहाँ में भी अगर हमें ऐसे मिल जाता है कि अब हो गया है ऐसा सिस्टम, तो हमें ये समझना होगा एज अ टीचर, एज अ स्टूडेंट, एज अ प्राणी, कि हमें इनके साथ एम्पैथेटिक होना चाहिए, ना कि sympathetic. Understood? Thank you and have a nice day. I hope you will understand the concept what I am trying to say here. Thank you.